हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, SWD का जो एग्ज़ाम है वो 18 दिसंबर को होने वाला है। तो उसके लिए हम लगातार क्लासेस चला रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के थे और एक था मेडिवल हिस्ट्री का। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप सभी उस वीडियो को अवश्य देख लेना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ जो 2021 का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर आप ये समझेंगे कि किस प्रकार का पेपर आता था, वो भी आपका एनालिसिस हो जाएगा और इससे संबंधित जो भी डिटेल होगी आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी दोस्तों के लिए जो SWD एग्जाम को देना चाहते हैं 2023 वाला, और पेपर आपका 18 दिसंबर को होने वाला है। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को कवर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारे वहाँ पर मैंने सेंड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर उन पेपरों को देख सकते हैं। एक एक करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है, ये 2020-21 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपका जो मौलिक अधिकार वाला टॉपिक था पॉलिटी का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप सभी को पता होगा कि जो संविधान का भाग कौन सा, मूल अधिकार से संविधान का भाग 3, और अगर यहाँ पर अनुच्छेद की बात की जाए अनुच्छेद की तो 5 से 11 सॉरी यहाँ पर 12 से 35, कितना 12 से 35, ये किससे जुड़ा हुआ है, संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, ये आपके मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात करेंगे मूल संविधान की, तो मूल संविधान में जो मूल अधिकारों की बात कही गई है वो 7 कही गई थी। अगर ये बात करें वर्तमान की कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकारों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जो एक मूल अधिकार कम हुआ है वो कौन सा कम हुआ है, तो आप याद रखेंगे ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, आप याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार। इसको अब क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हुई, 6 हो जाएगी। अब ऑप्शन आप देखिए, इनमें से क्या कह रहा है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है। समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ पर दिया संपत्ति का अधिकार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो संपत्ति का अधिकार था इसको कब, तो आप याद रखेंगे 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था, 1978 में। इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग इस आपके जो संपत्ति का अधिकार था इसको यहाँ से अब हटा दिया गया है। तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था उस समय वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि संपत्ति का जो अधिकार था वो अब मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका ये पूछा गया था कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज्य व्यवस्था। ठीक है, क्या दिया गया है, पंचायती राज्य व्यवस्था। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो संबंध था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का, तो जो भारत में इसका जो जनक माना गया है वो किसको माना गया, लॉर्ड रिपन को, स्थानीय स्वशासन के अकॉर्डिंग रिपन, स्थानीय स्वशासन रिपन। और यहाँ पर अगर जनक की बात करें या शिल्पकार की, जनक या शिल्पकार, तो यहाँ पर माना गया है बलवंत राय मेहता को, बलवंत राय मेहता। अब इनको क्यों माना गया बलवंत राय मेहता को, क्योंकि इन्होंने जो पंचायत व्यवस्था थी उसको त्रिस्तरीय घोषित किया था। एक आपकी ग्राम पंचायत पर, ग्राम स्तर पर क्या ग्राम पंचायत, एक आपकी क्षेत्र पंचायत, ठीक है, जिसको हम और तीसरी आपकी यहाँ पर दी गई थी जिला पंचायत, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, आप इसको जिला पंचायत जिला परिषद भी कह सकते हैं, परिषद। तो ये 3 स्तर पर, जिला पर, क्षेत्र पर और कौन सी, ग्राम पर। ये किसने दी थी, बलवंत राय मेहता ने ये सिफारिश की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि द्विस्तरीय, अब इन्होंने 3 स्तर की दी थी, फिर एक व्यक्ति आए अशोक मेहता, अशोक मेहता ने इसको 2 स्तर पर रखा। ठीक है, एक तो आपका जिला स्तर पर रखा, जिला पर, और दूसरा इन्होंने मंडल पर रखा। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो आप याद रखेंगे अशोक मेहता ने रखी थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता को शिल्पकार वास्तुकार जनक माना जाता है, और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी। तो वर्तमान में भारत में ज़्यादातर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। कुछ राज्य जहाँ पर जैसे 4 स्तरीय की बात की जाए तो ये आपकी पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर कितने
4 स्तर की है, कुछ राज्यों ने 2 स्तर की अपनाई है और कुछ राज्यों ने 1 स्तर की अपनाई है। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना कि कौन सी स्तर की कौन से राज्य में, वो सारी चीज़ वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। अभी आप यहाँ पर याद रखें कि 4 स्तर की पश्चिम बंगाल है, त्रिस्तरीय आपका उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, ये जो राज्य महाराष्ट्र हुआ, इन राज्यों में 3 स्तर के हैं, 2 स्तरीय में भी आपके कई राज्य आते हैं और 1 स्तरीय में भी आपके कई राज्य आते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो बलवंत राय मेहता थे इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और यही अभी वर्तमान में ज़्यादातर मान्य है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत में नागरिक बनना चाहता है तो कितने तरीके से भारत का नागरिक बन सकता है। एक शब्द आ रहा है यहाँ पर नागरिकता, तो ये संविधान का जो भाग है, किसका, जो संविधान का भाग है, और संविधान के किस भाग में, तो आप याद रखेंगे जो संविधान का भाग 2 है, वो जो अनुच्छेद दिए गए वो 5 से 11 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर इसको हम अनुच्छेद कह सकते हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख है, नागरिकता का उल्लेख है। तो आप याद रखेंगे नागरिकता का इसमें उल्लेख दिया गया है। अब नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, तो आप याद रखेंगे नागरिकता को ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। एक आपका वंश यानी वंश के आधार पर, एक आपका जन्म के आधार पर, एक आपका पंजीकरण के आधार पर, कौन सा, पंजीकरण के आधार पर, एक आपका देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और एक आपका भूमि अर्जन के आधार पर। कौन सा, भूमि अर्जन। ठीक है, भूमि अर्जन के आधार पर। तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हुए, 5 प्रकार से, और नागरिकता त्यागने के यानी त्यागने के कितने तरीके, तो उसके आप याद रखेंगे उसके 3 तरीके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जन्म के आधार पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, देशीकरण है, पंजीकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत की नागरिकता आप नहीं ले सकते। नागरिकता अगर आपको लेनी है तो इन 5 प्रकार से भारत की नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं। आप याद रखेंगे नागरिकता संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में इनका उल्लेख किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश किस वर्ष हुई थी। देखिए राज्य पुनर्गठन जो आयोग था उसकी सिफारिश 1953 में हुई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बट यहाँ पर जो पहला राज्य बना था आपका वो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, कौन सा राज्य बने था, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। तो आप ये याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये 1993 और आंध्र प्रदेश वाला आप याद रखेंगे। इसी बीच बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद का सलाह मानने का बांध है, यानी जो राष्ट्रपति उसको सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये किस आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 76 की अगर बात की जाए तो इसमें महान्यायवादी का जिक्र है, महान्यायवादी का जिक्र यहाँ पर दिया गया है। और यही महान्यायवादी कौन होता है, देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। कौन सा, विधिक अधिकारी होता है, वो कैसा, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। 75 की बात की जाएगी तो उसमें मंत्रियों के बारे में जिक्र किया गया है और इसी में आपके प्रधानमंत्री यानी PM के बारे में जिक्र कहा गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद की जिक्र की बात की जा रही है तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या अनिवार्य नहीं है, ये शब्द आप देखेंगे। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। जैसे ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 25 वर्ष से कम नहीं हो, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का या राज्यसभा का या किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहता है तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, वह भारत का नागरिक हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्नातक हो, ये आप देखेंगे हमारे भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं, हमारे भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं और यहाँ पर कुछ अन्य ऐसे गैर संवैधानिक पद हैं, उनके लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि कोई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो संविधान में अगर कोई लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, विधानसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो स्नातक दिया गया है ये आपका जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। 74वां संविधान संशोधन निम्न में से लागू नहीं होता।
यहाँ राज्य दिए गए आपके सामने 4 कि जो 74वां संविधान संशोधन है ये कौन से राज्य पर लागू नहीं होता, ये आपको बताना है। मेघालय, नागालैंड, दिल्ली या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों देखिए उस समय की बात है जब ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो उस समय यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर पर यह लागू नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान किया गया है वो आपका आर्टिकल पूछा है कि अनुच्छेद 360, 352, 356 या 365। तो बात करेंगे आपातकाल की, किसकी, आपातकाल की, आपातकाल। तो ये जो आपातकाल शब्द है ये संविधान के भाग की अगर बात की जाए, संविधान के भाग, तो संविधान के भाग 18 में, और अनुच्छेद की बात की जाए या आर्टिकल की बात की जाए तो ये 352 से लेकर, कहाँ से लेकर, 352 से लेकर 360 तक जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है, तो 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है। वो 3 कौन कौन से प्रकार हैं जिनका उल्लेख है, एक आपका राष्ट्रीय आपात, कौन सा, एक आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और जो तीसरा उल्लेख किया गया वो वित्तीय आपात का किया गया है, ठीक है, तीसरा क्या किया गया है, वित्तीय आपात का किया गया है, ठीक है, आप याद रखेंगे तीसरा जो हमारा उल्लेख है वो वित्तीय आपात का किया गया है, आपात। अब यहाँ पर देखिए समझेंगे, जो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया राष्ट्रीय आपात, ये दिया गया 352 में, किसमें दिया गया, 352 में कहा गया कि राष्ट्रीय आपात होगा। 356 में क्या कहा गया है, तो आप याद रखेंगे इसमें राष्ट्रपति शासन का जिक्र है, और 360 की बात की जाए तो इसमें वित्तीय आपात का जिक्र दिया गया है। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात हमारे देश में 3 बार लग चुका है, कितनी बार, 3 बार लग चुका है। पाकिस्तान के युद्ध के साथ, भारत युद्ध के साथ, ये कब कब लगा, 3 बार। तो देखिए एक तो 1962 में लगा था, फिर एक 1971 में लगा था, और एक आपका 1975 में लगा था। तो ये आप तीनों ही राष्ट्रीय आपात याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगे हैं, एक आपका 62, 71 और 75 में। वित्तीय आपात हमारे यहाँ पर अभी तक नहीं लगा। तो इसी का प्रश्न पूछा है कि वित्तीय आपात का जिक्र किस आर्टिकल में, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल ऑप्शन ए हो जाएगा, 360 आर्टिकल में इसका जिक्र दिया गया है। तो ये सारी चीज़ आप याद रख सकते हैं, आने वाले जो साल हैं उनमें शायद यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में किसका उल्लेख है। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 11 है इसमें किस चीज़ का उल्लेख दिया गया है। तो देखिए 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, एक तो अनुसूची से, किस प्रकार से अनुसूची से प्रश्न बनेगा, ठीक है, आइए यहाँ से समझते हैं। देखिए पहला तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बनेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो आप याद रखेंगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। अगर मैं बात की जाए वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, तो आप याद रखेंगे सभी मित्रगण, वर्तमान में इनकी स्थिति कितनी है, 12 है। तो 4 अनुसूचियों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। अब ये 4 अनुसूचियाँ किस तरीके से जोड़ी गई, इनको आइए समझते हैं। देखिए जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1951 में। फिर आपकी जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 52वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। फिर आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो आपका किस कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 या 3 भी आ सकता है कहीं की, आपने 2 भी देखा होगा, 3 भी देखा होगा। ऐसी 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो आपकी जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन और 1993 के द्वारा। तो इस तरीके से अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया था, तो आप याद रखें यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है। किसका है, भूमि अधिग्रहण का। 10वीं अगर अनुसूची की बात की जाए, 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है, दल बदल का। 11वीं की अगर बात की जाए तो इसमें पंचायतों का उल्लेख है, पंचायतों का उल्लेख, और इसमें नगर पालिका का उल्लेख है, नगर पालिका का उल्लेख दिया गया। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो याद रखें क्या हो जाएगा, पंचायतों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। इसी बीच अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या, दिल्ली सल्तनत,
अब देखिए दिल्ली सल्तनत से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि एक तो प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था। तो उस समय आप याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों 5 वंशों ने शासन किया था। एक था आपका गुलाम वंश, एक था आपका खिलजी वंश, कौन सा खिलजी वंश, एक था आपका तुगलक वंश, ठीक है, एक था आपका सैयद वंश, एक था आपका लोधी वंश, कौन सा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो 1206 से लेकर 1526 तक इसका काल दिया गया। किसका? दिल्ली सल्तनत का काल दिया गया। इसमें अगर बात की जाए कितने राजा हुए या कितने शासक हुए तो इसमें 11 शासक हुए थे, ठीक है। तुगलक वंश में कितने शासक हुए तो 9 शासक हुए। लोधी वंश में कितने शासक हुए तो 3 शासक हुए। सैयद वंश में कितने शासक हुए तो 4 शासक हुए। और खिलजी वंश में कितने शासक हुए तो 5 शासक हुए। तो ये आप क्रम याद रखेंगे कौन सा वंश कैसे किस तरीके से रहा था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्रश्न क्या पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था। और जब यहाँ पे सबसे प्रश्न पूछे सबसे अधिक समय तक, ठीक है, देखिए 2 प्रकार से प्रश्न बनता है, एक सबसे कम और एक प्रश्न बनेगा सबसे अधिक। क्या बनेगा? सबसे अधिक, ठीक है। अब देखिए सबसे कम जब पूछा जाए तो इसमें सैयद वंशों ने किया था। किसने? सैयद। और इन्होंने कितना किया था? 30 वर्ष तक शासन किया था। फिर जब पूछा है सबसे अधिक किसने किया था तो आप याद रखेंगे सबसे अधिक तुगलकों ने किया था। किसने किया था? तुगलकों ने कितना किया था? 94 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश रहे थे, वो 5 वंशों का जिक्र मैंने देख लिया। सबसे कम किसने किया तो सैयद वंश, सबसे अधिक किसने किया? तुगलक वंश ने किया था। तो इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किस वंश ने किया। तो उस समय आप टिक करेंगे कि तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और कितने वर्ष किया था तो 94 वर्ष तक किया था। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो सभी साथी कर देना, ठीक है। और कमेंट करके आपको बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। आज की इस वीडियो में मात्र कितने क्वेश्चनों को डिस्कस किया है? ये 10 क्वेश्चन थे और ये 10 के 10 क्वेश्चन 2021 के SWD पेपर में पूछे गए थे। इसी प्रकार मैं 1-2 पेपर को और सॉल्व करा दूंगा। इसे हिस्ट्री के क्वेश्चनों को लेकर आ जाऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट वाली जो वीडियो आ गई 2 आ चुकी हैं, तीसरी वीडियो में आपको बहुत जल्द मिल जाएगी और लगातार उस पर वीडियो बनती रहेंगी, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं होते तो कोशिश करेंगे डेली 1-2 वीडियो आपकी कंटिन्यू चलती रहे। और करंट अफेयर की अगर कोई आपकी समस्या है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन सेंड करता रहूँगा। तो आप उन सब करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करते रहिए कि सारा का सारा पेपर जो आपका करंट अफेयर से पूछा जाएगा वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।